आप एनएसजी में भी रहे। एनएसजी में रहने का मौका मिला थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो एनएसजी में आ गया। और एनएसजी में 3 साल के लिए डेपुटेशन आते हैं, तो मैं तो 11 महीने ही रहा। 11 महीने के बाद चला गया था मैं भी यहाँ से। रेस्ट करने के लिए एनएसजी है? तो एनएसजी सर मतलब थोड़ा, मैंने अपने सीनियर को बोला, जो भी मेरे गुरु थे यार, मेरे को हमेशा बोलते थे, मैंने कहा सर कि आप हमेशा ऑपरेशंस पर ही रहता हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे भी कभी दिल्ली बॉम्बे तो दिखा दो करके, है ना। हमेशा जंगल में यार आदमी भी देखने को ना मिले, ठीक है, क्योंकि अगर सीआई और रिमोट एरिया में ऑपरेशंस चल रहे हैं, सपोज करो अफ्रीका जैसे, सोमालिया जैसे देशों में ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ कहाँ आदमी मिलेंगे आपको। आप नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन कर रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं आदमी आप लोगों को। तो कंटिन्यू बोलता गया, तो एक दिन अगलों को बोला है ठीक है चलो भाई, इसकी भी मनोकामना पूरी कर लो, इसको एनएसजी डेपुटेशन दे दो करके। तो मुझे लगा यार थोड़ा दिल्ली में रेस्ट कर लेता हूँ, दिल्ली बॉम्बे वगैरह देख लेता हूँ, तो एनएसजी में आया। तो एनएसजी में रहते हुए क्या क्या किसी की सिक्योरिटी देखी आपने? एनएसजी में मैं मोदी साहब के साथ रहा सर, तो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो 92 डेज उनके साथ रहा मैं। कुछ टाइम अडवाणी सर के साथ रहा, राजनाथ सर के साथ रहा, अपने प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, तरुण गोगोई, प्रकाश सिंह बादल, चंद्रबाबू नायडू। मोदी जी की सिक्योरिटी जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी थे आप? हाँ, उनका सबसे इनर सर्कल, पर्सनल बॉडीगार्ड। पर्सनल बॉडीगार्ड किस तरह की सिक्योरिटी होती है, कुछ बताएंगे? एक्चुअली सर मेरा काम था मोबाइल सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी बहुत सारी होती हैं, जब भी हम लोग जेट, अगर सिक्योरिटी की बात करें इंडिया के अंदर, तो 4 कैटेगरी हैं, आपको सबको पता ही है यार, XYZ जेड प्लस। जेड प्लस में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसके अंदर भी एसपीजी का भी कवर जेड प्लस में आता है, दिल्ली पुलिस भी जेड प्लस देती है, CISF भी देती है, आजकल ITBP भी देती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज देती हैं जेड प्लस एनएसजी कवर भी देती है। लेकिन मेरा जो कवर था, हम लोगों का जो कवर था, हमारा कवर था मोबाइल सिक्योरिटी का। मतलब कहने का मतलब है, जिस भी पीपी को हम, प्रोटेक्टिव पर्सन को, जिसको भी मैं सिक्योर कर रहा हूँ, वो जब भी अपने घर से निकलेगा, अपने घर से निकलने के बाद वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, दोबारा सेफ उसको उसके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी थी सर। बाकी और भी फोर्सेस रहती हैं, लेकिन जो हमारा मेन काम था, मेन काम घर से लाना, वापस सेफ घर के अंदर छोड़ना। अच्छा, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो जो एक ब्रिज के ऊपर जो, हाँ, ब्रिज के ऊपर जो था, ब्रिज के ऊपर जो, कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ी चूक है। देखो ये चूक, आप डायरेक्ट एसपीजी को नहीं बोलूँगा मैं, इस चूक के पीछे वहाँ की लोकल यूनिट्स के ऊपर बहुत बड़ा, मतलब जो वहाँ की लोकल इंटेलिजेंट यूनिट है, उसकी बहुत बड़ी चूक सर, ठीक है। उसके बाद IB की भी बहुत बड़ी चूक है ना, ये भी इंटेलिजेंस। देखो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ दो सर, सिक्योरिटी फोर्सेस तो चलो उनकी तो चूक है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा फेलियर है, मैं आपको ये बोलूँ कि इस दुनिया के अंदर, कि किसी भी देश के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर वो देश सबसे सेफ है तो उस देश की इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है। अगर उस देश के अंदर कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी टेररिज्म अटैक हुआ है, कोई भी ब्लास्ट हुआ है, तो सिर्फ उसका इंटेलिजेंस का फेलियर है सर। इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे होगी? कैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग? अब कि कोई स्लीपर सेल बन के दिल्ली में घूम रहा है, तो ये इंटेल कैसे गैदर करेगा? देखो हर पर्सन टू पर्सन तो इंटेल गैदर करना मुश्किल। देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक सोसाइटी है, कोई भी XYZ, मैं उस सोसाइटी के किसी एक इंसान से मिलूंगा, हम डीपली बात नहीं करेंगे इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे करते हैं करके। आप मुझे किसी सोसाइटी के किसी एरिया के एक 10-12 साल का बच्चे के साथ बैठाओ, तो उससे 5 मिनट बात करने के बाद मैं उस सोसाइटी के लोगों की सोच बता दूंगा सर। लगभग वहाँ के 50%, 60% के सोसाइटी के लोग कैसे हैं, वो कितना फेवर करते हैं प्रेजेंट लीडर को, वो कितनी नफरत करते हैं प्रेजेंट लीडर से, वो कितना प्यार करते हैं हिंदुस्तान से, मैं उस सोसाइटी के बारे में बता दूंगा आपको। उस सोसाइटी का असर उस बच्चे के ऊपर नजर आ जाएगा सर, उसकी बातों में समझ में आ जाएगा उसको। वो जो बच्चा बोल रहा है ना, वो बच्चा वो नहीं बोल रहा, वो उसकी सोसाइटी, उसके आसपास का माहौल वो बोल रहा है। तो हजारों तरीके होते हैं इंटेलिजेंस को इनपुट करने के। ये जो डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक बहुत बड़ा, बहुत CIA का बहुत बड़ा फेलियर सर, बहुत बड़ा फेलियर। मतलब अगर मैं ये बोलूँ तो मैं तो ये बोलूँगा यार कि भाई क्या कहते हैं, राम भरोसे चल रही थी फिर तो US की सिक्योरिटी। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, सेकंड पावरफुल आदमी, वर्ल्ड का सेकंड पावरफुल आदमी एक स्पीच देने आता है। मैं भी कभी भी आपको VIP के प्रोग्राम को थोड़ा समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रम्प का प्रोग्राम था वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता कि ट्रम्प का प्रोग्राम आज था और आज ही चला गया था। उनकी टीम के पास ऑलरेडी पूरे प्रोग्राम्स होते हैं पहले से, ठीक है। तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी इनके प्रोग्राम आ जाते हैं, 4 दिन पहले भी। ये लोग क्या करते हैं, पहले CIA, वहाँ की सीक्रेट सर्विस उस जगह पर जाती है और पूरा सिक्योर करती है उस जगह को। और उस जगह को सिक्योर नहीं करती, उस जगह से 1300 मीटर दूर जो भी बिल्डिंग्स होंगी, उन सब बिल्डिंग्स पर उनके स्नैपर होने चाहिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है,
किसी भी आदमी को टारगेट करने के लिए 1300 मीटर दूर से भी एक स्नैपर इजीली तरीके से टारगेट कर लेता है। जिस जगह पर भी ट्रम्प का स्पीच चल रहा था, तो मैं बोलता हूँ कि 360 पर 360 डिग्री पर ऐसी कोई हाइट्स नहीं होनी चाहिए थी जिस हाइट से ट्रम्प को डायरेक्ट देखा जा सके। और वहाँ नियर विद इन 150 मीटर दूरी पर एक लड़का असल्ट राइफल के साथ बैठ गया। वो कैसे वहाँ तक, मतलब क्यों वहाँ की सीक्रेट सर्विस की या वहाँ के स्नैपर्स की उस पर नज़र नहीं पड़ी? तो बहुत बड़ा फेलियर है ना सर। चलो आप मान लिया कि यूएस के अंदर वेपन्स इजीली तरीके से मिल जाते हैं, असल्ट राइफल वहाँ इजीली तरीके से लाइसेंस पर मिल जाते हैं, वो हम उसको छोड़ते हैं। चलो ये भी मान लिया यार, आपसे ये भी चूक हो गई कि एक लड़का ट्रम्प को पसंद नहीं करता था। चलो ये भी मान लेते हैं कि इंटेलिजेंस इतने इनपुट नहीं गैदर कर पाएगी इस लेवल तक। लेकिन आपके 1300 मीटर के एरिया के अंदर, आपके 200 मतलब 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर, 1.5 किलोमीटर के अंदर एक आदमी वेपन के साथ कैसे घुस गया सर? तो राम भरोसे वाली बात हो गई ना कि यार तो राम भरोसे चल रही थी करके। चलो तो एक प्रोफेशनल शूटर नहीं था वो लड़का, और बहुत डिस्टेंस भी मैं नहीं कह था। रहा हूँ ना, कुछ डिस्टेंस नहीं था। 1300 मीटर से आदमी हेड शूट करता है। एक अच्छा जो शूटर होगा वो 1300 मीटर दूर से भी शूट कर देगा हेड। वो तो 150 मीटर पर बैठा हुआ था एक लड़का, वो भी असल्ट राइफल के साथ, तो नहीं था प्रोफेशनल लड़का, ऐसे ऐसे साइड से निकला था बिल्कुल एक मैं कह रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या हुआ, वो एक ऑटो वेपन चला रहा था। ऑटो वेपन चलाते समय क्या होता है कि जब भी एक गोली निकलती है तो उसका एक वेपन का एक अलग ही प्रोसीजर, उसकी थ्योरी एक अलग भी है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर इसकी जगह बोल्ट एक्शन होता वेपन, तो हो सकता है गोली हिट हो सकती थी, क्योंकि बोल्ट एक्शन वेपन से अगर लड़का गोली चला रहा होता तो चांसेस थे गोली लग जाती। लेकिन एक ऑटो वेपन था, तो ऑटो वेपन्स की मशीनरी का पूरा एक अलग सिद्धांत पर काम करता है, जो उसके 8 सिद्धांत होते हैं उन पर काम, वो एक अलग थ्योरी है। तो मतलब किस्मत अच्छी थी उनकी, बाकी राम भरोसे चल रहे थे सर। और CIA का और बहुत बड़ा जो भी उनकी इंटेलिजेंस यूनिट है, DIA XYZ, जो भी US की लोकल यूनिट से लेकर CIA तक, FBI तक, उनका बहुत बड़ा फेलियर। आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के वो बाद भी। है। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। हाँ, मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसकी 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी, बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी। वैसे लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए?